Dear students, today I am going to start a new topic microorganism friends and foe, and this is from our science book of class 8. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फ्रेंड्स भी हैं हमारे और फो भी हैं, यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग, और वो कैसे हैं? माइक्रो यानी कि बहुत छोटे हैं। वो कैसे हैं? बहुत छोटे हैं, और ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मार्शी एरिया हो, चाहे वो आइस हो, चाहे वो रिवर हो, हर जगह एयर हो, इवन आपके मुंह के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और इसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, और बायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और जो साइंटिस्ट इनके बारे में स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो इसको हम लोग किसकी सहायता से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं, एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया है। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है: बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज हो जाए तो वहीं पर वो हमारे लिए कैसे हो गए? हार्मफुल हो गए। अब बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में अगर कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो वहाँ पे वो हमारे लिए क्या हो गए? यूजफुल हो गए। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल को नाइट्रेट दे रहा है, तो वहाँ पे वो क्या हो गया? यूजफुल हो गया। फंगी जो है वो अगर बीमारियां दे रहे हैं तो वो हार्मफुल हैं, और अगर ये सॉइल इनरिचमेंट में अपना हेल्प कर रहे हैं, ये फर्मेंटेशन करा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया? हमारे लिए दोस्त की तरह हो गए, यूजफुल हो गए। एल्गी जो है बच्चों वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये जाहिर सी बात है, जब क्लोरोफिल होगा तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ये फोटोसिंथेसिस कराएंगे, और जब फोटोसिंथेसिस कराएंगे तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे, बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकलेगा, और ये ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, दोस्त की तरह हैं। उसके बाद बारी आती है प्रोटोजोअन्स की। प्रोटोजोआ जो हैं वो या तो न्यूट्रल है या फिर वो हार्मफुल है। जैसे मलेरिया का आपने नाम सुना होगा, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है? प्रोटोजोआ है, और उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है? मलेरिया नाम की डिजीज हो रही है, तो ये हार्मफुल है। वहीं दूसरी ओर आपने अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, तो वो हमारे लिए ना तो बेनिफिशियल है, ना वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो और लास्ट में आप देख रहे हैं कि वायरस है। वायरस जो है इन चारों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग है, यानी कि जब ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, तब ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और ये लिविंग बीइंग की तरह अपने आप को शो करते हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं, इनको आप देख लीजिए। और अब हम देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कैसे फ्रेंड्स हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं।
तो अभी हमने देखा कि जो एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुए, फ्रेंड्स हुए। उसके बाद हमारा है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। हमारे घर में जब डोसा बनता है, जब हम इडली बनाते हैं, तो हम उसके बैटर को क्या करते हैं, होल नाइट छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं, काफ़ी बबल्स हैं उसमें, और फिर वो तैयार होता है उसका यूज़ करने के लिए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आए वो उसमें कहाँ से आए, कैसे आए, तो ये आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो फाइनली इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में ईस्ट के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हम बैटर को छोड़ते हैं तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्शन दिखाते हैं, और जो वहाँ पर जो शुगर है या फिर जो ग्लूकोज है उसके ऊपर वो अपना एक्शन दिखाते हैं, जिससे वो फाइनली इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बबल्स के रूप में होते हैं। केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इज नॉन एज फर्मेंटेशन, और इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। अब ये तो हुआ घर में, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अल्कोहल, वाइन, इन सबको बनाने में। तो फर्मेंटेशन में वो हमारे हेल्प कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं। दूसरा है बच्चों मेकिंग कर्ड। मेकिंग कर्ड, सभी बच्चे दही खाते हैं, तो दही कैसे बनता है, तो दही जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, और तभी दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ पर कैसा रोल अदा कर रहा है, तो फ्रेंड का रोल अदा कर रहा है। तो अगर वो लैक्टोबैसिलस नहीं रहेंगे तो क्या हमारी दही जम पाएगी, नहीं जम पाएगी, हम नहीं खा पाएंगे। तो लैक्टोबैसिलस क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो कि हमारे लिए फ्रेंड की तरह है। एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक और वैक्सीन। आप जानते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं कई बार तो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक बनते कैसे हैं, या फिर किसी भी बीमारी के पहले हमारा वैक्सीनेशन होता है, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं उसी समय से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। आपने पल्स पोलियो के बारे में भी सुना होगा, जो कि ओरली दिया जाता था। तो ये क्यों दिए जाते हैं, तो वैक्सीन जो है वो किसी भी बीमारी से बचाने के लिए पहले उसका क्या होता है, हमारा वैक्सीनेशन किया जाता है। और ये वैक्सीन कैसे बनते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो भी क्या है, जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो ये सभी के सभी क्या करते हैं कि ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, इससे फाइट करते हैं। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमें इसको सावधानी से लेना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अपने आप नहीं लेना चाहिए, या फिर जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने किया है उसी के अनुसार लेना चाहिए। कई बार हम कम ले लेते हैं, हमारी तबीयत सही हो गई, हमने उसे लेना छोड़ दिया, या फिर कई बार हम क्या करते हैं कि तबीयत हमारी सही हुई या ना हुई, हम उसको लेते जा रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो है एंटीबायोटिक जो है हमारे बॉडी के जो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, उनको भी ये मार देते हैं। तो एंटीबायोटिक जो भी हम लेते हैं, चाहे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, पेनिसिलिन हो, टेट्रासाइक्लिन, कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं वो हमें डॉक्टर के सजेशन से उस अवधि तक ही लेनी चाहिए। वैक्सीन जो है वो हमें किसी भी बीमारी से बचाते हैं, हम अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं। और जो वैक्सीन है जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो इन सब में क्या होता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है। हेपेटाइटिस है, कॉलरा है, इन सभी में वैक्सीनेशन होता है, पोलियो में होता है। ये क्या होते हैं कि हमें उस बीमारी से पहले से ही हमारे बॉडी को तैयार किया जाता है। आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में सुना होगा, सुना है ना, देखा भी होगा, हो जाते हैं, दाने दाने निकल जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की कहानी तो आपको पढ़नी भी है, पढ़नी है ना। एडवर्ड जेनर की कहानी कैसे उन्होंने खोज की थी, पता है आपको? वैक्सीन में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। क्या हुआ था कि उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्मॉल पॉक्स जो है वो फैला हुआ था। अब उस समय लोगों में धारणा थी कि जो लोग गाय पालते हैं उनमें ये बीमारी नहीं होती है। एडवर्ड जेनर ने इस बात को ध्यान में रखा और उन्होंने जो काउ पॉक्स के जो फफोले का जो पानी था
उसको एक बच्चे को उन्होंने इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद उस बच्चे को हल्का सा फीवर हुआ और फिर उन्होंने दोबारा एक और रिस्क लिया। उन्होंने स्मॉल पॉक्स जिस व्यक्ति को हुआ था उसके फफोले का पानी उस बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ इस बार उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ और यहीं से उन्होंने इसकी खोज की और ये आज हमारे लिए वरदान साबित हो चुका है। तो ये तो हुई कहानी एंटीबायोटिक और वैक्सीन की। ये जो वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है, वो किससे मिल रहे हैं हमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? फ्रेंड्स हैं। अब बात आती है सॉइल फर्टिलिटी की। सॉइल फर्टिलिटी यानी कि सॉइल को फर्टाइल बनाना। अगर लगातार हम खेती करते हैं तो सॉइल क्या होता है? हमारा बैरन हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स डालते हैं, वीडिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो सभी के सभी क्या है? केमिकल्स हैं। और इन केमिकल की वजह से कहीं ना कहीं एक समय के बाद हमारी जो सॉइल है वो बैरन हो जाती है। तो ज़रूरत है हमें इसे फर्टाइल करने की नेचुरल तरीके से। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचुरल ढंग से हमारे सॉइल को फर्टाइल करते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, वेजिटेबल्स, पील्स हैं, इन सभी के सभी को ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। साथ ही साथ आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगी, राइजोबियम। राइजोबियम बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है और ये दलहनी पौधे जो होते हैं, जैसे दाल वाले पौधे, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में गांठ में पाए जाते हैं। और ये जो राइजोबियम है वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो सॉइल में भी डिपोजिट होता है और प्लांट में भी जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ा रहे हैं। अगर राइजोबियम ना हो तो डायरेक्टली ये नाइट्रोजन को पौधे नहीं ले सकते हैं। ये कब लेंगे? जब वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, वो उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम साथ ही साथ देखते हैं कि क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। आप सोचिए कि जितने पत्ते गिरते हैं, जितने सब्जी के छिलके होते हैं, जितने ऑर्गेनिज्म मरते हैं, डेड होते हैं, अगर वो सारे के सारे वैसे ही रह जाए तो कितनी बदबू आएगी ना, कितना ढेर लग जाएगा। जितने भी एक्सक्रीटा वगैरह निकलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। तो उनको कौन करता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जिससे वो सभी के सभी हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं, उसमें बदबू नहीं आती है और वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को वो क्लीन भी करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसमें कि हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बाकी बातें होंगी। थैंक यू।